हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कैरियर अड्डा 1-to-1 यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी की भर्ती आई हुई है और बहुत बड़ी भर्ती है। 24,000 लगभग 24,000 से ज़्यादा पोस्टों पे भर्ती होने वाली है और आप सभी लोग जो हैं अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और मेरा भी ये प्रयास है कि आप लोगों की तैयारी में एक बेहतर रिजल्ट दिलाने के लिए हम लोगों ने जो एक तैयारी की है, एक अच्छी टीम के साथ अपने YouTube चैनल पर हम लोग उतरे हैं और रोज आपको हमारे YouTube चैनल पे जो टेस्ट सीरीज होगी एसएससी जीडी की वो कराई जाएगी। लेकिन आज के दिन की मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि आज के दिन हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट की ही आज प्रैक्टिस करवाएंगे, मैथ और जीएस की। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतर टीम है। मैथ के अलग टीचर हैं, जीएस के अलग टीचर हैं, रीजनिंग के अलग और हिंदी के अलग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 80 क्वेश्चन आने हैं आपके एसएससी जीडी में और 80 क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन का जो है वेटेज रहेगा। 20 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो हमारे यहाँ अलग अलग टीचरों के द्वारा और बहुत ही उत्कृष्ट टीचरों के द्वारा आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपका अभ्यास कराया जाएगा। अब मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि जैसे जीएस में आपको करना है, क्योंकि मैं आपको यहां पे जो प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, पहले जीएस के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जीएस में जो आपको करना है उसमें सबसे पहले आपको करना है सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको सिलेबस के आधार पर करना है। तो मैं कुछ 1-2 मिनट लूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो सिलेबस में जैसे इस बार 20 क्वेश्चन आने हैं और सिलेबस में कुछ चेंज है, मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं, आप लोगों को समझना है सिलेबस में क्या क्या रहेगा। जैसे आपका सबसे पहले आपका 4 मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो आपके रहेंगे। जैसे हिस्ट्री आपका पहला रहेगा, आपका हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको हिस्ट्री आपका रहेगा, एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा। और हिस्ट्री में कोई भी आपके ये पॉइंट नहीं दिए गए हैं कि चोल नहीं आएगा, वैदिक कल्चर नहीं आएगा, सारा आएगा हिस्ट्री में, सारा आएगा। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे आपके, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 3 या 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे। लेकिन आपको पढ़ना सारी चीजें होंगी, यानी बेसिक जो है वो सारी चीजों की आपको समझ होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग ज्योग्राफी, दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग जियोग्राफी। ठीक है, दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जियोग्राफी हम 2 पार्टों में बांट लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। इसके अलावा हम दूसरा पार्ट बांटते हैं, ये है वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, तो दूसरा है वर्ल्ड जियोग्राफी, पहली है इंडियन जियोग्राफी और दूसरी है वर्ल्ड जियोग्राफी, राइट। तीसरे नंबर पे आते हैं, जैसा आप लोगों को पता है जनरल पॉलिटी, साफ साफ उसमें लिखा है जनरल पॉलिटी। ठीक है, तो जनरल पॉलिटी का मतलब है सामान, हमारा जो पॉलिटी है, सामान हमारा संविधान है, वो आएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे है जनरल। बहुत ज्यादा आपका डीप नहीं पूछा जाएगा, जनरल पॉलिटी आएगा, ये आपको करना है। ओके, तो जनरल पॉलिटी आएगा। इसके अलावा आप देखते हैं इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक में सीधा आपका इकोनॉमिक स्कीम वगैरह पूछी जा रही है। आपको इकोनॉमिक में बहुत ढेर सारा नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक स्कीम आप ध्यान से, मैं यहां पे बता रहा हूं सिलेबस, इसके अलावा आपको भी सिलेबस एक बार देखना है। तो चौथे नंबर पे आपका, यानी कि पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया और तीसरे नंबर पे आपका होता है जनरल पॉलिटी। तीसरे नंबर पे होता है जनरल पॉलिटी। चौथी अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक में क्या होगा, इकोनॉमिक स्कीमें वगैरह होंगी। ठीक है, चौथे नंबर पे होगा इकोनॉमिक स्कीम वगैरह होती है, जितनी भी स्कीम आती हैं स्कीम। चलिए, ये तो 4 मेजर पार्ट हो गए। इसके अलावा जो है, इसके अलावा आपका साइंटिफिक रिसर्च, कुछ पॉइंट आपके रहेंगे। साइंस पूरा नहीं पढ़ना है, आप यहां पे देखिए सिलेबस में साफ साफ दिया है साइंटिफिक रिसर्च, आप भी देख सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च। और स्पोर्ट है, कल्चर है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी। यानी स्पोर्ट से भी क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे स्पेशल उन्होंने स्पोर्ट लिखा है। और साथ में आपका करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर का वेटेज बहुत ही अच्छा रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो 20 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, उसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें पढ़नी है। ओके, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है जीएस का पहला क्वेश्चन। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों से मैं बता देता हूं, हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा 1-to-1, हमारे चैनल का नाम है कैरियर अड्डा 1-to-1 और आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि जितनी भी हमारी आने वाली क्लासें हैं प्रैक्टिस के साथ साथ हम चैप्टर वाइज भी आप लोगों को कराएंगे, ताकि आपका सिलेबस भी, बहुत से ऐसे
जो बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको टॉपिक की समझ नहीं, तो हम वो टॉपिक भी कराएंगे, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, राइट। तो इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जीएस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के सामने दिया है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सभी लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सबसे पहले यहां पे देखना है किसकी बात की जा रही है, राज्यपाल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, तो राज्यपाल जी की बात की जा रही है, राइट। तो यहां पे अगर हम देखते हैं, देखिए होता क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी आंसर करते हैं। आपके पास 60 मिनट का टाइम रहेगा और जीएस बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से भाषा पढ़ेंगे। इसमें कहा है किसी का राज्यपाल। अब राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो ऐसे आपको समझना है राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो यहां पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा राज्यपाल। यहां पे आप लोग ये आंसर नहीं करेंगे कि विधानमंडल नहीं होगा। विधानमंडल जो होता है यानी जो हमारा विधानमंडल होगा राज्य की कार्यपालिका है, उस राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, और वास्तविक अध्यक्ष भी नहीं। जैसे केंद्र में हमारे केंद्र की कार्यपालिका का जो संघ की कार्यपालिका या केंद्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है, वैसे ही राज्य में राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष हमारा कौन होता है, राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति जो की जाती है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर, राष्ट्रपति। ओके, क्लियर है। बाद बाकी आंसर ये हमारे सब गलत हो जाएंगे। प्रधानमंत्री गलत हो जाएगा, मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, विधानमंडल भी नहीं होगा। हमारा राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को किसी कारणों से, यानी ऐसे डायरेक्ट नहीं हटाएगा, जब भी कदाचार की स्थिति होगी या कोई भी गलत चीज हो जाएगी राज्यपाल के द्वारा, तभी उसको हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति ही उसको हटाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि है, तीसरा है पीनियल है, और चौथा है थायराइड। एक ऑप्शन इसमें और आ गया है, पांचवा। इनमें से कोई नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आपके जो एग्जाम में है वो 4 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, राइट। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, पीनियल, थायराइड। आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बेसिकली आयोडीन के नियंत्रण से संबंधित होती है और ये गले में पाई जाती है। लेकिन यहां पे पूछा गया पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो हमारे माइंड में होती है, यानी कि हमारे जिससे हम लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है, सबसे छोटी भी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इसका अब देखिए एड्रिनल ग्रंथि भी नहीं होगा यहाँ पे, एड्रिनल जो यहाँ पे दिख रहा है ये नहीं होगा, थायराइड ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हमारे इस तरह से हट गए। अब हमारे पास बचा पीनियल और हमारे पास बचा हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। जो पीयूष ग्रंथि होती है इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, राइट। तो ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में आप लोगों को पता है गुस्सा होना, प्यास लगना, भूख लगना, इन सारी चीजों का जो नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। और मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरेब्रम होता है, जो अग्र मस्तिष्क में होता है, राइट। ये सारी चीजें, सेरेब्रम का मतलब होता है सोचने समझने की जो शक्ति का जो नियंत्रण करता है वो सेरेब्रम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, भूख प्यास, ये सारी चीजें जो है। और इसके अलावा एक हमारे पीछे हिस्से में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जिसके द्वारा हमें हमारे हृदय का नियंत्रण, हमें उल्टी होना, खाना, इसके अलावा खाना निकलना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन वहां पे निकालने हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन वहां पे निकालने भी हैं, ओके। इसमें कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप लोग कोई जल्दबाजी कर दो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एल.के. झा समिति का संबंध किससे है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, एल.के. झा समिति का संबंध किससे है। तो एक बार सोचिए, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एल.के. झा समिति का संबंध किससे है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसमें आप लोगों को करना है एल.के. झा समिति जो है इसका संबंध किससे है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा।
चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष करों से। एलके झा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष करों से। ओके, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में एलके झा, बेसिकली ऐसा एलके झा जो समिति है, हमारे दो तरह से कर चलते हैं, एक प्रत्यक्ष कर है और एक हमारा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों के संबंध में एक समिति बनाई गई थी, सलाहकार समिति, राइट। तो सलाहकार समिति का संबंध है हमारा प्रत्यक्ष करों से, और एलके झा समिति का संबंध है हमारा किससे? अप्रत्यक्ष करों से। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, यहां पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। तो तुगलक यानी कि हम सल्तनत काल की बात कर रहे हैं, और सल्तनत काल में इन्होंने बोला है कि तुगलक काल के जो शासक रहे उन्होंने बिहार में अपना जो प्रशासनिक क्षेत्र है वो कहां पे बनाया है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, ये वाला आंसर जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो कन्नौज है वो बिहार क्षेत्र में नहीं है। इसके अलावा अब हमारे पास मेन जो ऑप्शन बचे हैं वो पाटलिपुत्र बचा है, पाटलिपुत्र लिखा है, बिहार शरीफ लिखा है। तो पाटलिपुत्र का भी नाम लगभग उस समय बदल चुका था, ठीक है। तो इसकी राजधानी थी, यानी तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो बनाई गई थी वो बिहार शरीफ में बनाई गई थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से। हमने बताया कि हमारे इस जीडी के पेपर में यानी जीएस के पेपर में मैं आपको उसी तरह से करा रहा हूं जैसे आपके पूर्व के पेपरों में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का ये नहीं रहेगा कि इतिहास के क्वेश्चन ज्यादा हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। करंट के क्वेश्चन, इतिहास के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, आर्ट एंड कल्चर के, स्पोर्ट के, सारे क्वेश्चन का जो है एक हमारा वेटेज रहेगा। और उसी आधार पे जैसे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी का आधार बना के हम लोगों ने जो आपके नए प्रैक्टिस सेशन में आपका पेपर रहेगा, कुछ लगभग उसी के आधार पर रहेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अभिनेत्री को 68वां, तो सबसे पहले देख लेते हैं 68वां बोला गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस नंबर का है। ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, राइट। तो देख लीजिए, अभी 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कई लोगों को दिया गया था। अजय देवगन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुने गए थे, और सूर्या एक दक्षिण भारत के अभिनेता हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया था। 2 अभिनेताओं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया था। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ मूवी की बात करते हैं तो सुरराई पोतरी यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए थे अजय देवगन, ठीक है, अजय देवगन, और दूसरे चुने गए थे अभिनेता सूर्या, ये दक्षिण भारत के अभिनेता है। और सर्वश्रेष्ठ मूवी की बात करते हैं यानी फिल्म की बात करते हैं, फिल्म बेस्ट फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म थी सुरराई पोतरू फिल्म थी, सुरराई पोतरू, ये एक तमिल फिल्म है, ओके, सुरराई पोतरू, ओके। चलिए, और वहीं पर अभिनेत्री की अगर हम बात कर देते हैं तो अभिनेत्री थी अपर्णा बाला मुरली, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। अपर्णा बाला मुरली थी, विद्या बालन नहीं है, कंगना रनौत नहीं है। कंगना रनौत जो थी ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, ठीक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई थी कंगना रनौत। और इन्होंने, कंगना रनौत ने, आपको याद होगा पिछले साल एक मूवी आई थी मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका, राइट। तो उसी के संबंध में जो है कंगना रनौत को दिया गया। लेकिन इस साल जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है अपर्णा बाला मुरली, और अपर्णा बाला मुरली ने किस मूवी में काम किया है तो सुरराई पोतरू, राइट, सुरराई पोतरू में उन्होंने काम किया। उसी के संबंध में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इनको चुना गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद है। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है आपको सिंपल भी मिलेंगे। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन आए तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, उसके ऑप्शंस को ध्यान से देखने हैं, उसको एलिमिनेट करना है, तब जाके हम लोगों को आंसर करना है, राइट। तो इसमें देख लेते हैं भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद। तो अटाला मस्जिद आप सभी लोगों को पता है जौनपुर में है, और बहुत ही फेमस मस्जिद है। ये सरकी शासकों के द्वारा जो है ये मस्जिद बनाई गई थी। वहां पे सरकी वंश एक चलता था, और उन्हीं के द्वारा जो है इस मस्जिद का निर्माण किया गया था जौनपुर में अटाला मस्जिद का, राइट, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटाला मस्जिद, और आंसर हो जाएगा कहां पर स्थित है तो हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है। 7वां क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, और लिखा है इसमें कि भारत के किस शहर में अनाज आधारित
क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, भारत के किस शहर में अनाज, इसको पढ़ना है, अनाज आधारित, ये आधारित है, अनाज आधारित पहला एथेनॉल प्लांट। ये एक प्रकार का भारत सरकार के द्वारा एक जो है बनाया गया है, भारत सरकार का पहला एथेनॉल प्लांट बनाया गया है। देखिए एथेनॉल जो होती है वो एनर्जी के रूप में भी काम करता है, और हम लोग देखते हैं एथेनॉल का प्रयोग जो होता है शराब में भी प्रयोग किया जाता है। और भारत सरकार ने जो एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक जो है हमें एथेनॉल को, जो पेट्रोल है उसमें हमें मिला लेना है, यानी कि उसमें यूज के लिए हमें 20% एथेनॉल का प्रयोग करना है। तो 20% जब एथेनॉल का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले हमें उत्पादन करना है, और उत्पादन जब करेंगे तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इकाई स्थापित करनी पड़ेगी। तो भारत में पहला अनाज आधारित, तो एथेनॉल गन्ना से भी निर्माण होता है एथेनॉल का, और अनाजों से होता है। तो ये भारत का पहला अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट है, और ये बनाया गया है कहां पर, तो ये पूर्णिया में बनाया गया। पूर्णिया कहां पे है, तो ये बिहार में है। पूर्णिया जो है ये बिहार में है, एक शहर है, ओके, यहीं पर बनाया गया। और अगर हम ये बात करते हैं भारत का पहला स्टेट जिसने एथेनॉल पॉलिसी लागू की है, भारत का पहला स्टेट अगर बात करते हैं, भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य, इसको भी नोट करते चलेंगे, भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जिसने एथेनॉल, जिसने एथेनॉल पॉलिसी लागू की है, क्या एथेनॉल पॉलिसी, एथेनॉल पॉलिसी, राइट, एथेनॉल, तो ये हो जाएगा आपका बिहार। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा बिहार। कोयला से आधारित भारत का पहला मेथेनॉल प्लांट कहां पर आधारित है, कोयला से आधारित, एथेनॉल अलग है और मेथेनॉल अलग है। कोयला से आधारित भारत का पहला मेथेनॉल प्लांट जो है, मेथेनॉल प्लांट बनाया गया है भारत में, ये हैदराबाद में बनाया गया, इसको भी नोट कर लेंगे। भारत का ये पहला प्लांट बनाया गया हैदराबाद में, मेथेनॉल प्लांट, ठीक है, मेथेनॉल प्लांट है भारत का पहला हैदराबाद, ओके, क्लियर है, राइट, आंसर हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर। देखिए अब जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का भी पार्ट है, और हमारे सिलेबस में दिया भी गया है कि हम जो कल्चर है, स्पोर्ट है, इससे क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। और आयोग ने इसीलिए आपको जो है एक ऑफिशियल सिलेबस दिया है ताकि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर सकें। फर्जी चीजों को नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दिया उन चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर का मतलब है ये महाकाल का मंदिर। किसका मंदिर है ये, महाकाल भोले बाबा का मंदिर है, और ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और ये कहां पर है, तो ये हमारा उज्जैन में है। कहां पर है, उज्जैन में, राइट, इस जो ये है इसका आंसर ये है हमारा मंदिर कहां पर, उज्जैन में, उज्जैन में है, ओके। इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन हो जाएगा, ओके, उज्जैन हो जाएगा। और उज्जैन हमारा किस नदी के किनारे बसा है, तो उज्जैन हमारा बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाकाल मंदिर जो है कहां पर बना है, तो क्षिप्रा नदी पे। अभी हाल ही में देखो करंट में आप लोगों को पता होगा कि महाकाल कॉरिडोर, जैसे हमारे विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, उसी तरह से यहाँ महाकाल कॉरिडोर जो है बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी, और महाकाल कॉरिडोर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, राइट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करंट में बिल्कुल आपको अपडेट रहना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। जलवायु परिवर्तन का क्वेश्चन नंबर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, यानी जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन बहुत कारणों से होता है, यानी कि जलवायु जो परिवर्तन होता है वो ग्रीन हाउस से भी होता है, ओजोन के क्षरण से होता है। अगर ओजोन का क्षरण होगा तो फिर जलवायु परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है। और प्रदूषण होगा तो भी हमारे जलवायु परिवर्तन का एक कारण बनेगा, राइट। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग कर लेंगे इसका आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है, देखिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। इसमें बोला गया है कि चोलों का राजकीय चिन्ह था, चोलों का राजकीय चिन्ह था, ठीक है। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो चोलों का राजकीय चिन्ह जो था बेसिकली वो उनके पास उनका बाग था, राजकीय चिन्ह उनका बाग हुआ करता था। और आप लोगों को पता होगा कि 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, राइट, 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा राजवंश रहा है। और वो राजवंश जिसे हम चोल
शासकों के नाम से जानते हैं, चोल राजवंश के नाम से जानते हैं, और उसमें बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध चोल शासक रहे हैं। उन्होंने आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया। उनका जो आर्किटेक्चर वास्तुकला है वो उसका एक बेजोड़ नमूना माना जाता है कि चोलों ने। इसके अलावा चोलों की नेवी जो थी, नेवल पावर था, वो बहुत ही जबरदस्त था। इसके अलावा चोलों का जो स्थानीय स्वशासन था वो भी बहुत जबरदस्त था। तो इसलिए हम लोगों को चोलों का जो है पढ़ना पड़ता है। और चोलों के जो संस्थापक थे, चोल वंश के संस्थापक थे, वो विजयालय थे। क्या नाम था इनका? विजयालय। ठीक है, विजयालय थे। इसके अलावा राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इस तरह के शासक हुए हैं जो कि बहुत महान शासक हुए हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी तमिलनाडु के पास उरैयूर में थी। कहां पर इनकी राजधानी थी? उरैयूर में थी। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से लोहा का अयस्क नहीं है। लोहा का अयस्क नहीं है, तो जब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि लोहा का अयस्क नहीं है या एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो कोशिश किया करो कि इसमें से अयस्क कौन है। जब नहीं है तो अगर आपको उसमें 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो होंगे, तो इसमें आपको दिख रहा है मैग्नेटाइट, हम लोग पढ़ते रहते हैं, होता है, हेमेटाइट भी होता है और सिरेराइट भी होता है। ठीक है, ये होते हैं। लेकिन हमारा जो मैलेकाइट होता है ये नहीं होता है। ये क्या है? ये नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैलेकाइट। ओके, ठीक है, क्लियर है। ये लोहा का अयस्क नहीं। अच्छा, लोहा का अयस्क का मतलब समझते हो आप क्या होता है? एक्चुअली में होता ये है कि जो लोहा होता है, लोहा धातु है, वो हमें अयस्क के रूप में मिलती है। राइट, हमें कच्चा लोहा मिलता है। ओके, तब बाद में जाके हम लोग इसको बनाते हैं, और वो जो कच्चा लोहा मिलता है वो अयस्क के रूप में मिलता है। अलग अलग अयस्क होते हैं कि मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, सेरेराइट हो गया, इन अयस्कों के रूप में हमें प्राप्त होता है। राइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन कहलाता है। ध्यान देना, निम्न तापमान यानी कि मिनिमम जो टेम्परेचर होता है उस पर अगर जीवन संरक्षण का अध्ययन किया जाए तो याद रखना। देखो, साइंस में आपका क्या दिया सिलेबस में, अभी मैं देख रहा था। ठीक है, सिलेबस में आपका क्या दिया है? साइंटिफिक रिसर्च या जो भी अनुसंधान संस्थान केंद्र है उनके बारे में ज्यादा फोकस किया जाएगा, या फिर जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि इसका अध्ययन किस तरह से, मतलब कोई भी चीज है, जैसे यही क्वेश्चन पूछा गया, निम्न उप तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आपको एक आंसर करना है इसमें। तो देखो होता क्या है, आपको यहाँ पे देखो लिख रहा, पहले ऑप्शन दिख रहा होगा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब है डर्म। डर्म का मतलब क्या होता है? त्वचा। तो ये नहीं होगा, डर्म का मतलब होता है त्वचा। और यहाँ पे पूछा गया जीवन, निम्न तापमान पर जीवन संरक्षण, और ये है त्वचा से संबंधित, तो इसकी आंसर नहीं होगा। इस नीचे लिखा गया कोलोलॉजी। कोलोलॉजी का मतलब होता है कि हम लोग जब भी सुंदरता का अध्ययन करते हैं, सौंदर्यता का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोला जाता है कोलोलॉजी। तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा होता है मॉल्कोलॉजी। मॉल्कोलॉजी भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है कुरूपता का अध्ययन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रायोबायोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रायोबायोलॉजी। राइट, इसको कर लेना आपको, क्रायोबायोलॉजी इसका जो है आंसर हो जाएगा। निम्न तापमानों पर जीवन का संरक्षण का जो अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी। माल्कोलॉजी नहीं होगा, कोलोलॉजी नहीं होगा, डर्मेटोलॉजी नहीं होगा। डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? त्वचा से। माल्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये कुरूपता से संबंधित है। और कोलोलॉजी किससे संबंधित है? सौंदर्यता से संबंधित है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2022 का डूरंट कप किसने जीता है? वेरी गुड, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2022 का डूरंट कप, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं डूरंट कप किससे संबंधित होता है। तो डूरंट कप जो है हमारा फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से। राइट, और हमारे यहाँ जो भारतीय फुटबॉल महासंघ है उसी के द्वारा ये प्रतियोगिता कराई जाती है। राइट, उसके द्वारा ये प्रतियोगिता कराई जाती है। और इसमें जो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? आप करिए एक बार, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु एफसी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो बेंगलुरु ने जो है इस बार डूरंट कप जो जीता है, और किसको हरा के जीता है? तो मुंबई को हरा के जीता। किसको हरा के जीता है? तो मुंबई को हरा के जीता। राइट, इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हमारा हो गया। अगर वहीं पे संतोष ट्रॉफी की बात कर दी जाए, क्योंकि संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित होती है? संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी जो होती है, संतोष ट्रॉफी 2022 की, संतोष ट्रॉफी 2022 की है, ये जीता है किसने? केरल ने जीता। किसने जीता है? केरल ने जीता। और किसको हराया है? तो कोलकाता को हराया, कोलकाता क्लब को हराया। ठीक है, कोलकाता फुटबॉल क्लब को हराया। राइट, इसके अलावा अभी भारत में हमारे, आपने देखे होंगे कि भारत में अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, महिला अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। राइट,
तो महिला फीफा वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा विजेता कौन रही है, तो विजेता रही है स्पेन। कौन विजेता रही है? स्पेन जो है, स्पेन विजेता रही है, राइट। स्पेन टीम है महिलाओं का ये टूर्नामेंट हुआ, इसमें विजेता स्पेन रही है। इसके अलावा उप विजेता की बात करते हैं, उप विजेता यानी रनर की बात करते हैं, तो उप विजेता रही है कोलंबिया। कौन रही है? कोलंबिया रही, राइट। तो उप विजेता की बात करते हैं तो उप विजेता जो है कोलंबिया है, ओके, कोलंबिया है। ये अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है कोलंबिया, राइट। तो ये है, इसको मैं सही से लिख देता हूं, आप लोग इधर देख लीजिए। उप विजेता कोलंबिया है, कोलंबिया, ठीक है। उप विजेता यहाँ पे कोलंबिया है, ठीक है। और बात बाकी, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, 3 राज्यों में, गोवा में और आपके महाराष्ट्र में, इसके अलावा आपके उड़ीसा में, ठीक है। तो इसका फाइनल जो कराया गया था DY पाटिल स्टेडियम महाराष्ट्र में कराया गया था, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि जब किसी वस्तु का मूल्य, ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का मूल्य धन के रूप में संदर्भ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जब किसी वस्तु का मूल्य, वस्तु जैसे कोई भी वस्तु है, अब उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा धन है, के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हानि कहते हैं, लाभ कहते हैं, कीमत कहते हैं, लागत कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं उसको? तो उसका आंसर हो जाएगा लागत कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उसका आंसर हो जाएगा लागत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लागत बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 1945 से लेकर 91 में 2 महाशक्तियां रूस के बीच की लड़ाई, 2 महाशक्तियां जो है रूस के बीच की लड़ाई कहलाती है। मतलब 2 महाशक्तियां थी, इसमें यूएसए था, यानी यूएसए था, और इसके सामने था रूस। इसके सामने क्या था? रूस। तो उस समय रूस तो नहीं था, इसको यूएसएसआर बोलते थे, यूएसएसआर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं रूस, ओके। तो ये 2 महाशक्तियां थे, इनके बीच में एक लड़ाई चली थी, और वो लड़ाई बेसिकली कोई वेपन्स वाली लड़ाई नहीं थी कि हथियारों का प्रयोग किया जा रहा हो, परमाणु बम का प्रयोग किया जा रहा हो, ऐसी कुछ लड़ाई नहीं थी। ये किसी ना किसी मंच पे जाकर एक दूसरे के क्रिटिसाइज करते थे, तो इसको बोलते हैं शीत युद्ध, और बहुत समय तक चला था शीत युद्ध। जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था 1991 में, तो फिर ये शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया था, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 महाशक्तियों का जो बीच एक लड़ाई चली थी 1945 से लेकर 91 तक, इसको बोला जाता, क्या बोला जाता है? शीत युद्ध। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कि इनमें से किसे रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रण करना। रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रण करना। कोई भी चीज है, क्या अगर वो खराब हो जाती है तो उसके बाद क्या वो बन सकती है, या उसका यूज हो जाता है फिर उसके बाद दूसरी बार उसका यूज हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए पेट्रोल अगर खर्च हो गया, पेट्रोल वापस नहीं आएगा। पेट्रोल अगर खर्च हो गया तो पेट्रोल वापस नहीं आएगा, तो पेट्रोल तो नहीं होगा, मोमबत्ती भी जल जाएगी, नहीं आएगी, माचिस की तीली भी चली जाएगी, नहीं आएगी। लेकिन हमारा जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, राइट। प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना कि 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में कोई ना कोई दिवस के रूप में क्वेश्चन आने ही आने। अब देखिए हो क्या रहा है कि 2018 से आप लोगों का पैटर्न चेंज हो गया है, और आपका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन फॉर्म में होता है। क्योंकि एसएससी ने सारे एग्जाम जो लगभग है, वो चाहे सीजीएल का ले लो, एसएससी के या अन्य एग्जाम ले लो, वो सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। तो आपके सेट बाय सेट में एग्जाम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो मैटर है, यानी करंट अफेयर का मैटर है, वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। पता नहीं आपके सेट में क्या आ जाए या दूसरे के सेट में क्या चला जाए, राइट। तो इसमें ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 अप्रैल को कौन सा क्वेश्चन बनाया जाता है, 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राइट। तो दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे दिवस हैं जो हमें साफ साफ पता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जो है जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो 7 अप्रैल 1900 जो इसकी स्थापना हुई थी 48 को, यानी WHO की स्थापना हुई, तो ये 7 अप्रैल हो जाएगा। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। ये 7 अप्रैल क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। इसके अलावा विश्व विरासत दिवस और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो 12 अगस्त को होता है। कब होता है? 12 अगस्त को होता है। तो बचा आंसर क्या हो जाएगा? विश्व विरासत दिवस जो है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट। और ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? ये भी आप याद रखें, यूनेस्को।
और यूनेस्को में हमारे विश्व विरासत की जो यूनेस्को की साइट है या सूची है उसमें भारत के 40 स्थल शामिल है। जो स्थायी स्थल होते हैं वो 40 स्थल शामिल है। आप लोगों को पता होगा कि 39वां स्थल जो है रामप्पा मंदिर और 40वां स्थल जो है हमारी जो हड़प्पा साइट है धौलावीरा वो शामिल है। राइट, अब आगे आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हमारे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को और हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि पर्यावरण में सम्मिलित होता है। पर्यावरण में क्या सम्मिलित होते हैं? तो आप लोग देखते हो कि पर्यावरण जीवों से भी बनता है, अजीवों से भी बनता है, तो यानी कि उसमें जैव भी शामिल होते हैं और अजैव भी शामिल होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोगों ने कर लिया, यानी कि पहले ऑप्शन में जैव दिया है तो जैव तो होता है, दूसरे ऑप्शन में अजैव दिया, ये भी होता है, लेकिन वहीं पे हमें चौथा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जैव और अजैव दोनों दे दिया है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षित मानी गई थी? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ आके, जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे कि कॉर्नवालिस आए थे और कॉर्नवालिस ने सबसे पहले हमारे यहाँ जो जमींदारी प्रथा स्टार्ट की गई थी, या उसी को बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के द्वारा सबसे पहले स्टार्ट की गई थी 1793 में। उसके बाद अन्य तरह की और जो है भू राजस्व व्यवस्था चलाई गई थी। जो हमारी आपका मद्रास और मुंबई वाला प्रांत है उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसके अलावा हमारा उत्तर भारत वाला क्षेत्र था, यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी सुरक्षित थी? तो देखो अब मैं सुरक्षित बता रहा हूं। जो जमींदारी प्रथा थी ये आपकी, इसमें क्या होता था कि किसान जो है, किसान जो भी राजस्व आता था, किसान किससे लेता था? किसान लेता था किससे? मजदूर से लेता था, या सॉरी, किसान जो देता था किसको देता था? जमींदार को देता था, जमींदार को, जमींदार। और जमींदार किसको देता था राजस्व? वो देता था कंपनी को। किसको देता था? कंपनी को देता था। राइट, कंपनी को देता था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये तो सुरक्षित आपको नहीं लग रही है, क्योंकि किसान दे रहा, फिर जमींदार, तो कहीं ना कहीं जमींदार भी अपने पास रखेगा। और हमारे भारत में 30% वाले भाग में फैली थी, यानी कि जितना भी बंगाल वाला रीजन था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वहां तक ये फैली हुई थी। और इसकी शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। ओके, अब दूसरी जो व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी थी। 1802 के समय ये प्रारंभ की गई थी और 1818-20 के टाइम तक ये चली है। ओके, मुनरो के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता था, ये रैयतवाड़ी कहलाई। रैयत का मतलब होता है किसान। इसमें डायरेक्ट जो टैक्स देते थे या भू राजस्व देते थे वो किसान देते थे। और किसान किसको देते थे? कंपनी को देते थे या अंग्रेजों को देते। तो सिंपल सी बात है, जो डायरेक्ट देगा तो उसमें ज्यादा सुविधा होगी, वो ज्यादा सुरक्षित मानी जाएगी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रैयतवाड़ी। और महलवाड़ी का मतलब होता है सरपंच। इसमें सरपंच होता था। सरपंच जो होता था, तो सरपंच कहीं ना कहीं एक किसान से ऊपर ही होता है। तो सरपंच के नीचे क्या हो गया? गांव का किसान हो गया, गांव का किसान हो गया। राइट, और इसके ऊपर क्या हो गया? इसके ऊपर कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये भी उतनी सुरक्षित नहीं है, ये भी उतनी सुरक्षित नहीं है। महलवाड़ी उत्तर भारत में फैली हुई थी। ठीक है, तो इसमें सबसे सुरक्षित कौन हो जाएगी? रैयतवाड़ी हो जाएगी। और रैयतवाड़ी ही भारत में सबसे अधिक विस्तारित थी। लगभग 50% जो है क्षेत्रफल में फैली हुई थी, जो भी एरिया था इसका। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि 30% हो गया हमारा जमींदारी, रैयतवाड़ी था 50% और महलवाड़ी लगभग थी वो हमारी, जितना भी आपका बचा 18-20% वो हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें। क्वेश्चन वैसे 20 ही थे, लेकिन एक क्वेश्चन ये और है। तो क्वेश्चन पूछा गया बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। बहुआयामी निर्धनता का मतलब होता है डायमेंशनल, यानी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी सूचकांक के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा संकेत। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का मतलब होता है, सिर्फ ये नहीं होता, गरीब का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो सिर्फ आप गरीब हो गए, नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आपका स्वच्छता है, आपका स्वास्थ्य है, ठीक है, आप बाल मृत्यु दर है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर बिगड़ी हैं तो फिर ये भी एक गरीबी होती है। और इस तरह की गरीबी कहलाती है आपकी बहुआयामी गरीबी, जिसमें शामिल क्या होती है? स्वच्छता शामिल होती है, पेयजल शामिल होते हैं, बाल मृत्यु दर शामिल होती है, ठीक है, स्वास्थ्य भी शामिल होता है, इसमें स्वास्थ्य भी शामिल होता है। ठीक है, क्या शामिल होता है? स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भी आप गरीब हैं, ये एक तरह की बहुआयामी गरीबी है। स्वास्थ्य भी शामिल होता है, राइट, लेकिन आय इसमें शामिल नहीं की जाती है। क्या शामिल नहीं किया जाता है? इसमें आय शामिल नहीं की जाती है। जब भी ये निकाला जाता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, तो इसमें आय को शामिल नहीं किया जाता। मेन चीजें ये संकेतक जो होते हैं इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी
और 20-21 जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आप लोग हमारी क्लास को देखेंगे और क्लास को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, लाइक भी करेंगे और कंटिन्यू इसी तरह के हमारे जो भी टेस्ट रहेंगे, यानी 80 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, वो आपको कंटिन्यू मिलेगा। और हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए और भी अपने दोस्तों को और अपने जो भी रिलेटिव है, भाई बहन है, उनको जोड़ने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।